अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से किए हैं तो ये एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये आपका फ़ौरन से यूँ समझे हल होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपने पीछे टॉपिक याद कर लिए हैं, ठीक है। और एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने इन्हें याद अच्छी तरह करना है, ठीक है। अच्छी तरह इसका कंसेप्ट भी लें, आप इसे अच्छी तरह से याद भी करें, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी छोड़ दें लेकिन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी बेटा। पहला क्वेश्चन है स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, मैं आपको बुक से इसलिए करवा रही हूँ कि जिन बच्चों के पास की बुक्स नहीं हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से नोट कर लें और नोट करके इसी को लर्न करें, ठीक है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने। तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी कर लें, वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर्स पे, नोटबुक पे जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उस पर नोट करें और फिर इसको बार बार याद भी करें, ठीक है बेटा। राइट हैंड रूल तो हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं। और उसने कहा वेक्टर प्रोडक्ट को बताना। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट तो असल में क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं, ए क्रॉस बी। किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जिसमें ये जो होती है इसको तो आप बोलते हैं ये है मैग्नीट्यूड और इसको आप कहते हैं ये है डायरेक्शन, ऐसी है। वो कहते हैं मुझे राइट हैंड रूल बताओ। तो देखिए अगर ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, किसी भी प्लेन में ये पड़े हुए हैं, ठीक है। सपोज करें ये प्लेन में पड़े हुए, रफ सा मैंने बना लिया। तो आपने क्या करना है, वेक्टर ए से बी की तरफ जाना है। तो देखिए ए से बी की तरफ फिर एरो ऐसे बनेगा ना थीटा का जी। अपने राइट हैंड में उस एक्सिस को पकड़ना है, ए से बी की तरफ जाना है। तो देखिए थंब अपवर्ड है, यही आपको डायरेक्शन शो करेगा, यही आपका राइट हैंड रूल है, ठीक है। कर्लिंग फिंगर इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर एन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही होती है ना, देखिए थंब ऊपर है और फिंगर्स इधर है, तो देखिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगेन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, ये तो सबको पता है। रोटेट द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड, यही बोला है ना कि मैंने फर्स्ट वेक्टर से आपने कहाँ जाना है, सेकंड वेक्टर में, थ्रू स्मॉलर एंगल, ठीक है, ऑफ द टू पॉसिबल एंगल विद इरेक्ट थंब। और थंब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट थंब। जो डायरेक्शन होगी वो हमें पता कहाँ से चलेगी, जो हमारा थंब होगा ना सीधा सा, उधर से हमें पता चल जाएगा। अगला देखिए, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। इम्पल्स की आपने क्या लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है पहले तो, और वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज इम्पल्स। शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम, मोमेंटम से कैसे रिलेट करते हैं। तो बेटा सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप वो जो मैंने आपको एक बार प्रूफ नहीं करवाया था, आप मेरे लेक्चर में जाएंगे ना इम्पल्स के टॉपिक में, आपको ये वहाँ पे पूरा प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन चले फिर भी मैं आपको यहाँ से बता दूँ, फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। एम वी एफ मोमेंटम को बोलते हैं, टी और ये टी उधर चला जाएगा, ये बन गया इम्पल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोमेंटम से रिलेट कर रहा है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप मेरी वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। आगे बेटा आप ये यहाँ से करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप मेरे नोट्स से करना चाहते हैं आप उधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगता है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलयन, ये आपने इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपने इलास्टिक कुलयन लिख देना है, यहाँ पे इन इलास्टिक, दोनों की डेफिनेशंस आ जाएंगी और दोनों के डिफरेंसेस या एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से रहने दीजिएगा,
यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, आप वहीं से कीजिएगा जहाँ से मैंने आपको करवाया है, ठीक है। आगे है शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। वो ये कह रहा है ये मुझे ना प्रूव करके दो, शो। ऑल्सो स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था ना इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वो कह रहा है मुझे वो भी बताओ। बेटा देखिए कितना सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। बस एक ही जगह आपने क्या लिखा है, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, ऐसे ही है। आगे देखें, आगे एम वी एफ बना तो वो बन गया पी एफ, है ना, मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, और एम वी आई है तो वो इनिशियल मोमेंटम है, दोनों का चेंज है तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा। तो देखें एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बन तो क्या, और इक्वेशन जो उसने कहा था स्टेटमेंट, तो आपने कहना टाइम, ये देखिए टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही न्यूटन की सेकंड, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। बेटा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पढ़ा हुआ आपने, हाँ जी, क्या था, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आपने यहाँ से नहीं करनी तो आप मेरे लेक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो स्टेट कंडीशन, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें ये होल्ड करता है। तो बेटा ये जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, मैंने वो कंडीशन आपको ऑलरेडी बता दी थी। क्या थी भला वो कंडीशन, वो कंडीशन थी कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाइड होगा। अगर आइसोलेटेड सिस्टम ही नहीं है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाइड नहीं है, सिंपल। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शो डैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एंगल 45, सिंपल। आपने सिर्फ ना आपने रेंज का जो फॉर्मूला है ना वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, आपने बस इधर 45 पुट करना, ठीक है। आप जैसे ही 45 यहाँ पुट करेंगे, देखें 45 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 बन जाएगा, साइन 90 पे क्या होता है 1, तो ये रेंज मैक्सिमम हो गई, सिंपल, ठीक है। आगे देखें, आगे उसे क्या, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच इट मैक्सिमम हाइट। बेटा वो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का छोटा सा टॉपिक था ना, बस वो आपने यहाँ लिख देना। चाहे आप ये यूज़ कर लो, ये भी सेम ही है, चाहे आप वहाँ से कर लो, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप वहाँ से कर लेना, ठीक है, वही है ऑलमोस्ट। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, उसने कहा जो रेंज है ना उसकी वैल्यू कितनी है 800 मीटर, लेकिन वो कह रहा है मुझे चाहिए हाइट की वैल्यू। आप हाइट की वैल्यू बताएं। तो बेटा देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 उसने अलग कर लिया, ठीक है। अब और उसने एंगल भी दिया है बेटा, एंगल भी दिया हुआ 60। तो देखिए साइन यहाँ पे हम पुट करेंगे 60 और वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह हम करेंगे 800। क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम रेंज बोली है ना, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है, यानी ये आर मैक्सिमम की वैल्यू है। तो ये आर मैक्सिमम बना, इसकी जगह 800, ये 60, ये एंगल उसने दिया था। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना ये वाला स्टेप मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 800 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, इसका स्क्वायर अलग कर लेती हूँ, 2 का स्क्वायर अलग कर लेती हूँ, जो नीचे वाला 2 है उसको ऐसे रहने देती हूँ। इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, इधर बचा 3, बेटा इधर क्या बचा 800 एज इट इज़, और इधर बचा 3 और 2 का स्क्वायर कितना बना 4 और नीचे वाला 2 एज इट इज़, ठीक है ना। अब 4 को जब मैं नीचे लेकर आऊँगी तो वो क्या बन जाएगा 8, तो इसका मतलब ये बन गया 3/8। अब आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी कितनी 300 मीटर, ठीक है। बेटा ये एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसलिए आपको यहाँ से करवाए हैं कि जिनके पास बुक नहीं है, की बुक्स नहीं हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है कहीं से करने के लिए, तो वो मस्ट यहाँ से लाजमी याद करें, ठीक है। चलें ओके बेटा, तब तक के लिए आपने अच्छे से याद करने, तकरीबन 8 सवाल हैं,
तो 8 सवाल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कल फिर हम इंशाल्लाह CRQs भी करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।